गुड इवनिंग एवरीवन। सो आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके आईएमपी क्वेश्चंस एंड लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन मैं आपको उसमें दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से इसको याद रखना है। थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है ये आपका, ये पूरा जो बोलते हैं ना उसको ईआरपी सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स जो सिस्टम रहता है, सैप वगैरह जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें अकाउंटिंग वगैरह कैसे होती है उसके रिलेटेड ये पूरा सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है। सो की क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर कर दिए है, उतना ही करके जाना है, फिर कुछ भी पूछे यू नो वेरी वेल कि आपको क्या लिखना है। ठीक है। सो सीएमए इंटर की जो आपकी रनिंग स्टडी है उस पर आपकी कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जस्ट वॉच द वीडियो फॉर द 1 आवर, की पॉइंट्स आपको ऐसे लिखना है तो आप एक नोटबुक में लिख लेना, वीडियो देखते देखते उसको अच्छे से मगअप कर देना, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम्स अभी आपकी बहुत नजदीक है। सो अननेसेसरी इसमें टाइम स्पेंड मत करना। मैंने जितना हो सके उतने लिमिटेड क्वेश्चंस कवर करने की ट्राई की है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको पेपर पैटर्न समझा देता हूँ जरा फटाफट। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, ठीक है, उसके अंदर आपको एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लाउड अकाउंटिंग का आपके यूनिट नंबर 1 से, और उसके ऑप्शन में आपको दो 5-5 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे। बट नॉट नेसेसरी कि यही पैटर्न हो, ऐसा भी हो सकता है 5-5 मार्क के। ये पेन को क्या हो गया भाई? हाँ, 5-5 मार्क के आपको दो क्वेश्चन पूछे जाए और उसके ऑप्शन में भी 5-5 मार्क के दो क्वेश्चन पूछे जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। हर एक के अंदर आप देख सकते हो सेम पैटर्न फॉलो किया, एक 10 मार्क का क्वेश्चन, फिर दो 5-5 मार्क के क्वेश्चन इन्होंने ऑप्शन में पूछे हैं आपको। एंड आपका लास्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, वो आपका रहता है एमसीक्यू एज यूजुअल, आपको कोई भी 10 ऑप्ट करने हैं। सो पैटर्न दो हो सकती है, 10 के ऑप्शन में 5-5 के दो, या फिर 5-5 के दो के ऑप्शन में 5-5 के दो आपको मिलेंगे। ठीक है। कितने पेज भरने हैं सर इसमें? 10 पेज वाला हो तो 2 पेज से ज्यादा नहीं भरने के, और 5 पेज वाला हो, सॉरी 5 मार्क वाला हो तो 1 पेज से ज्यादा आपको नहीं भरना है। ठीक है। 2 घंटे का पेपर है, 1.5 घंटे में खत्म करके घर के लिए निकल जाने का और सीएमए इंटर की प्रिपरेशन में लग जाने का। चलिए, अब मैं आ जाता हूँ आईएमपी क्वेश्चंस के सेक्शंस में। यूनिट 1 वाइज लेते हैं, यूनिट 1 वाइज ही मैं आपको यूनिट वाइज ही वापस एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आपको। यूनिट 1 में टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन हो सकता है कि क्लाउड अकाउंटिंग क्या होता है। आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है क्लाउड अकाउंटिंग क्या होता है, और उसके फ्यूचर एंड बेनिफिट्स आपको समझाने हैं। ओके। ऑप्शन में आपको लीगल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग पूछा जा सकता है, कौन से की एस्पेक्ट्स है क्लाउड अकाउंटिंग के इंडिया में, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है इंडिया में क्लाउड अकाउंटिंग के। ठीक है। सो तीन में से दो क्वेश्चन आपके ऑप्शन में हो सकते हैं और एक ऊपर वाला क्वेश्चन होने के पूरे पूरे चांसेस है, ध्यान रखना। ओके। चलिए यूनिट 1 में जाते हैं अपने, और ये फाइल भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैंने शायद इसमें कुछ अंडरलाइन करने की ट्राई की होगी तो आपको मिल जाएगा, नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा। पहले समझ लेते हैं कि सर क्लाउड अकाउंटिंग होता क्या है। तो क्लाउड अकाउंटिंग को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में अपने समझते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लाउड अकाउंटिंग इज वैल्यूएबल एंड एफिशिएंट टूल होता है बिजनेस का, फॉर ऑल साइज इट रिफर्स टू द ईज ऑफ प्रोसेस एंड प्रॉपर्ली मेंटेन्ड रिकॉर्ड दैट कैन बी एक्सेस्ड एनी टाइम एंड एनीवेयर। क्लाउड आपको पता ही है, ऐसे में हमने पढ़ा था, ये एक पूरा नेटवर्क सिस्टम होता है। ठीक है। डेटाबेस को पूरा तरीके से मैनेज किया जाता है, कहीं से भी कहीं भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो सर्वर बेस्ड स्टोरेज डेटा वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाता है, थर्ड पार्टी हम एक्सेस लेते हैं और हम उसको रिमोट तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। सेम मैनर में क्लाउड अकाउंटिंग होता है। क्लाउड अकाउंटिंग का मतलब कहीं पे भी बैठ के आप अपने सिस्टम पे अकाउंटिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपके कंप्यूटर में होना चाहिए वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जस्ट आपने लॉग इन किया एंड इजीली आप अपने पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को दुनिया में कहीं पे भी बैठ के आप मैनेज कर सकते हो। तो सेम जहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग था वही क्लाउड अकाउंटिंग है। वर्ड कंप्यूटिंग हटा के आपको क्या डाल देना है, खाली अकाउंटिंग डाल देना है। होता क्या है इससे कि भाई सर क्लाउड अकाउंटिंग से फायदा क्या है, तो हमने देखा था क्लाउड कंप्यूटिंग में भी पैसा बचता है, सिक्योरिटी बढ़ती है, कोलैबोरेशन बढ़ेगा। ठीक है। एंड स्टे कंप्लेंटेंट विद द गवर्नमेंट रेगुलेशंस, मतलब गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस को हम इजीली फॉलो कर सकते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि क्लाउड अकाउंटिंग क्या है और उसके फीचर्स एंड बेनिफिट। तो क्लाउड अकाउंटिंग क्या है वो मैंने आपको बता दिया। चलो डायरेक्टली मूव करते हैं उसके फीचर्स एंड बेनिफिट के बाद। फीचर्स क्या क्या है, यूनिक एडवांटेजेस इसके क्या क्या है। तो एक तो ये अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर माना जाता है, सिर्फ नाम याद रखना है आपको और कुछ नहीं करना। क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो आपको बिजनेस करने में हेल्प करता है। सेकंड, इनवॉइस बनाने में हेल्प करता है, बिलिंग वगैरह करने में इजीली आप बिल वगैरह बना सकते हो, पेमेंट वगैरह कर सकते हो इजीली, इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है, डायरेक्टली पेमेंट भी हो जाता है। रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो,
रिपोर्ट जनरेटिंग मीन्स जो रिपोर्ट चाहिए, जैसी रिपोर्ट चाहिए, P&L चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, कैश फ्लो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट सारी रिपोर्ट्स मिलेगी। एनालिसिस भी कर सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनालिटिक्स। ठीक है, डिसीजन वगैरह लेने में आपको हेल्पफुल होता है, जजमेंट वगैरह लेने में आपको ये हेल्प करेगा। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये फीचर्स एंड बेनिफिट्स हम देख रहे हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इनवॉइस करने में मदद करता है, पेमेंट करने में मदद करता है, रिपोर्ट जनरेट करके देता है, एंड एनालिसिस करने में हेल्प करता है। कुछ दूसरे बेनिफिट्स भी हमको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो भाई ये इंक्रीज करता है एक्सेसिबिलिटी, मतलब आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, आपका खर्चा बचाता है, मैन्युअल डेटा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है आपको, सारी चीजें क्लाउड करके देगा। इम्प्रूव सिक्योरिटी, आपका डेटा सेफ रहता है। ठीक है, क्योंकि डेटा आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी प्राइवेसी वाला डेटा कंप्लीटली यहाँ पे सेव रहेगा। और बिजनेस की बाकी सारी चीजों के साथ इसका कोलैबोरेशन रहता है। ठीक है, मतलब सारे डेटा को इंटीग्रेट करके सेम टाइम पे सेम डेटा को रियल टाइम पे यूजर्स के लिए प्रोवाइड करता है, मतलब सारे के सारे डिपार्टमेंट एंड सारे जो आपके एम्प्लॉइज वगैरह है उनको कोलैबोरेट करके रखता है। सो बेनिफिट्स में सिर्फ नाम याद रखने आपको कि भाई एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है, खर्चा कम होता है, सिक्योरिटी बढ़ेगी और कोलैबोरेशन बढ़ेगा। ऊपर वाले को आप फीचर का नाम दे सकते हो कि भाई ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इनवॉइस करने में हेल्प करता है, पेमेंट करने में हेल्प करता है, रिपोर्ट जनरेट करता है और एनालिसिस करने में हेल्प करता है। 10 मार्क आपके यहाँ पे हो जाएंगे अगर आपने हेड पॉइंट याद रखे तो। फिर एक क्वेश्चन था कि भाई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से इंडिया में, तो सिर्फ नाम याद रखने, कोई भी 5 नाम याद रखना, टैली, ईआरपी, क्विक बुक्स, जोहो बुक्स, क्या होता है उससे कोई लेना देना नहीं। मर्ग ERP 9+, व्यापार, माई बुक, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लॉजिक, गिद, प्रॉफिट बुक, सरल, सेज, ये सब नाम है इसके। आपको कोई 5 से 6 नाम सस्ते वाले याद रखने हैं, जिसमें पहला वाला तो आपको याद है, टैली ERP। क्विक याद रख लेना, व्यापार याद रख लेना, मेरी किताबें याद रखना, बिजीनेस याद रखना, लॉजिक याद रखना। ठीक है, और प्रॉफिट वाली किताबें याद रखना। हो गया आपको ये 5 मार्क में पूछा जा सकता है। स्टेट द नेम्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द इंडिया। लीगल फ्रेमवर्क थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई ये लीगलिटी के अंदर क्या इसका सिस्टम रहता है, क्लाउड अकाउंटिंग को कौन से देशों में इसको परमिशन दी गई है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें कंप्लायंस करनी पड़ती है अगर आपकी कंपनी क्लाउड अकाउंटिंग फॉलो कर रही है तो। ठीक है, चलिए तो एक बार देख लेते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है। तो डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में ये प्रॉब्लम रहता है कि भाई डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि आपका डेटा, आपका फाइनेंशियल डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हर कंट्री में इसके रिलेटेड कुछ रूल्स हो सकते हैं, गाइडलाइंस हो सकती है, रेगुलेशंस हो सकते हैं। तो लीगल फ्रेमवर्क में पहला पॉइंट याद रखना है आपको, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, क्योंकि डेटा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी प्राइवेसी रिलेटेड रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस, कि भाई IFRS एंड गैप, ये नाम आपने सुने होंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये चीजें भी आपके क्लाउड में फॉलो होनी चाहिए। अगर ये चीजें क्लाउड के साथ है तभी तो आपको क्लाउड यूज करने का मिलेगा, अदरवाइज वो कंट्री आपको ना बोल देगी कि भाई ये क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये IFRS एंड गैप के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रही है। डेटा लोकलाइजेशन एंड सॉवरेनिटी, जो भी आप डेटा यूज कर रहे हो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार ये डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है, हम उस डेटा को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमने देखा था लिमिटेशन ऑफ क्लाउड के अंदर कि डेटा हमारे हाथ में नहीं होता, कभी भी ये डेटा लीक हो गया तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो बहुत सारी कंट्रीज ने ऐसे रिस्ट्रिक्शंस डाले हुए कि भाई जो डेटा का कंट्रोलिंग होगा वो हमारे हाथ में होगा। सो नेशनल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कई सारी कंट्रीज इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस या रेगुलेशंस इंपोज करती है क्लाउड के ऊपर। सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, ये दूसरा मुद्दा है कि यार साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड जो फाइनेंशियल डेटा वगैरह है, तो साइबर सिक्योरिटी की जो पर्टिकुलर कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस है वो फॉलो होनी चाहिए। अगर वो फॉलो नहीं हो रही है तो माइट भी आप वो क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पाओगे। टैक्सेशन एंड उसके रिलेटेड के जो कंप्लाइंस है वो भी फॉलो होने चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टैक्स रिपोर्ट्स वगैरह जो जनरेट करनी है वो पर्टिकुलर कंट्री वाइज उसका जो सिस्टम होगा, जो रूल्स है, जो एक्ट्स है, वो क्लाउड अकाउंटिंग के अंदर होना चाहिए। जैसे इंडिया में हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, तो इनकम टैक्स एक्ट के साथ वो सपोर्टेबल तो होना चाहिए सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर को पता ही नहीं है इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट क्या है, वो फॉरेन के बुरियों के इनकम टैक्स एक्ट को लेके आ जाएगा अंदर। तो आप अकाउंटिंग तो कर रहे हो उसके अंदर, इनकम टैक्स रिलेटेड जो रूल्स होंगे वो किसी और कंट्री के, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, सो उसके अंदर वो सारी चीजें इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। कई सारी कंट्रीज में ऐसा होता है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री रिलेटेड रेगुलेशंस होते हैं, हेल्थ केयर रिलेटेड ले लो आप, ठीक है, लीगल सर्विस वाली जो इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, तो उनके जो स्पेसिफिकेशन है वो भी उस क्लाउड के अंदर होने चाहिए।
क्लियर? सो ये 6 पॉइंट आपको लीगल फ्रेमवर्क में याद रखना है। डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस, डेटा लोकलाइजेशन, सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, टैक्सेशन एंड कंप्लायंस एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस। फिर आता है कि सर कुछ की एस्पेक्ट्स क्या है क्लाउड अकाउंटिंग के इंडिया में। तो देखो ये थोड़ा अभी बेनिफिट जो हमने पढ़ा था ना उसी के जैसा है कि भाई एक तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ाता है, मतलब कहीं से भी यूज कर सकते हो। कॉस्ट बचाता है आपकी, ठीक है, आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, स्केलेबिलिटी भी चेक करना होता है ना कि आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो होना चाहिए। ठीक है, जीएसटी के साथ कंप्लायंस होना चाहिए उसका, क्योंकि इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जीएसटी है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को भी ये सपोर्ट करे, उसको इंटीग्रेट करे। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बोला है कि आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह होगी वो एक्सबीआरएल फॉर्मेट में होनी चाहिए। व्हाट इज एक्सबीआरएल? तो दिस इज एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब आप कन्वर्ट करते हो डिजिटल फॉर्म के अंदर तो उस फॉर्म को एक्सबीआरएल कहा जाता है। जब आप सीएमए फाइनल में आओगे ना तब आपको ये कॉस्ट ऑडिट में मैं पढ़ाऊंगा कि एक्सबीआरएल होता क्या है और रियल में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स जो है वो कैसे जनरेट होती है। ग्रोइंग मार्केट है क्लाउड अकाउंटिंग का। आज की तारीख में इंडिया में कंटिन्यूसली ग्रो होता जा रहा है। अब जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर थे अकाउंटिंग के वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं एंड क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो इंडिया के अंदर ग्रो करता जा रहा है। सो ये हम पढ़ रहे थे की एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग इन इंडिया। सो एक्सेसिबिलिटी बढ़ाता है, मतलब हम कहीं से भी यूज कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस से डेटा को प्रोटेक्ट करने में काम आ रहा है इंडिया वालों को। ठीक है, इंडिया की बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर तैयार होकर आ रहा है। जीएसटी को कंप्लायंस करता है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर रहा है एंड इंडिया में इसका मार्केट बहुत ही गजब आने वाला है। आने वाले दिनों में धीरे धीरे सारी इंडस्ट्री क्लाउड अकाउंटिंग पे मूव हो जाएगी। सो ये था आपका यूनिट 1 जिसके अंदर हमने कवर किए हैं 4 क्वेश्चन। कौन कौन से कि भाई क्लाउड अकाउंटिंग क्या है, क्लाउड अकाउंटिंग के फीचर्स एंड बेनिफिट्स जो आपके 10 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है इंडिया के अंदर, तो आपको नाम याद रखने 5-6, टेली वैली, व्यापार, माई बुक, बिजी, प्रॉफिट बुक। लीगल फ्रेमवर्क हमने देखा कि यार लीगलिटी के रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स है इंडिया में, और इंडिया में की एस्पेक्ट्स क्या है क्लाउड अकाउंटिंग के। ठीक है, इतना कर लेना बहुत हो गया, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है इसमें से 2 क्वेश्चन तो आपके पक्के। आगे बढ़ते हैं अपने यूनिट 2 की तरफ। अब आया बारी ईआरपी की। बोले ईआरपी कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ईआरपी इंटीग्रेशन एक्सटर्नल सिस्टम के साथ कैसे हो रहा है। 10-10 मार्क में इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन होगा। ऑप्शन में आपको मिल सकता है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और कौन से फैक्टर कंसीडर करने जब हम ईआरपी के आर्किटेक्चर्स को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, सिलेक्ट कर रहे होते हैं। सो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या बोल रही हो, ईआरपी ईआरपी एक्सटर्नल सिस्टम ने डेटा मैनेजमेंट। चलिए एक बार उसके स्टडी नोट में जाके हम देखते हैं यूनिट में। ये यूनिट में कुछ लोचा क्यों है। यूनिट का नाम है जनरल कॉन्फ़िगरेशन। पहले समझते हैं कि ईआरपी होता क्या है। तो ईआरपी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो करता क्या है, याद रखना, इंटीग्रेट करता है। किसको इंटीग्रेट करता है? ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के सारे पहलू को ये इंटीग्रेट करता है, सबको लेके चलता है, जिसमें अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, एचआर सब कुछ आ गया। अत्र तत्र सर्वत्र बिजनेस के जितने कंपोनेंट है सबको इंटीग्रेट करता है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम क्या है, ईआरपी। फायदा क्या है सर इससे? एफिशिएंसी बढ़ती है, खर्चा कम होता है और बिजनेस के डिसीजंस को हम बेटर तरीके से ले सकते हैं। सो वी कैन से दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एनी बिजनेस। एक सॉफ्टवेयर पूरा बिजनेस उसमें, अलग अलग छोटे छोटे सॉफ्टवेयर लाने की जरूरत नहीं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, एचआर के लिए अलग, अकाउंट के लिए अलग। ईआरपी वो सिस्टम है जो सारे के सारे कंपोनेंट्स को मर्ज कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा और एक ही सॉफ्टवेयर से पूरा का पूरा बिजनेस आपका रन होगा। सो डेफिनेशन पार्ट में आपको इतना लिखना रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था कि सर ईआरपी कॉन्फ़िगरेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से होता है। जब भी हम ईआरपी में मूव करने वाले होते तो 3 फेज याद रखने, प्लानिंग फेज, डिलीवरिंग फेज एंड क्लोजिंग फेज। आई वॉज वर्कड विथ एसएपी, सॉरी विप्रो कंपनी फॉर एसएपी प्रोजेक्ट्स। तो वहां पे भी ऐसा ही होता था हमारे, पहले प्लानिंग, डिलीवरिंग एंड द क्लोजिंग। क्या करते थे हम वहां पे? सबसे पहले इनिशिएट वाला फेज होता है। फेज याद रखने, पॉइंट याद रखने, अंदर का अपने हिसाब से बना के लिखना है। इस फेज में क्या होता है, ट्रांजिशन फेज कहते हैं इसमें। इसमें प्लानिंग की जाती है, एक्सपेक्टेशंस अपने क्लाइंट की देखी जाती है। हम क्लाइंट के पास जाते हैं और उसको पूछते हैं कि भाई क्या क्या है आपका, आप एक बार मुझे बताओ। तो क्लाइंट हमको ओवरव्यू के तौर पे बताता है कि देखो इस तरीके से ऐसा ऐसा है। फिर हम वो सारी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, डिजाइन वगैरह देखते हैं कि भाई क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट थी, उसको लिस्ट आउट करते हैं। लिस्ट करने के बाद हम उसको एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस करने के बाद जो ईआरपी सिस्टम उसको चाहिए हमारे क्लाइंट को,
फेज 3 एंड 4 में देखो, फेज 1 में हमने इनिशिएटिव किया, फेज 1 एंड 2 जब मिलता है तो एनालिसिस का काम शुरू होगा, फेज 3 एंड 4 के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन का काम शुरू करेंगे, मतलब कोडिंग का काम आपका शुरू हो गया। अब हम डेवलपमेंट करेंगे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस सॉफ्टवेयर के अंदर सारी चीजें डाली जाएगी। वो सब कुछ करने के बाद यहाँ पे वन काइंड ऑफ एक मॉडल प्रोजेक्ट मैंने तैयार कर दिया क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब उसको वैलिडेट करते कि क्या वो अपने क्लाइंट की जो नीड थी उसके ऊपर वो खरा उतर रहा है कि नहीं। ठीक है, बिजनेस एंड सॉल्यूशंस रेडीनेस जो है वो अचीव हुआ है कि नहीं, वो हम चेक करते हैं। अगर वैलिडेशंस कंप्लीट हो जाता है तब हम उसको एक बार लाइव लेके आते हैं, मतलब अब उसको हम कमर्शियलाइज करने का स्टार्ट करते हैं, उसको सिस्टम में इंटीग्रेट करेंगे। कंपनी का जो कोर सिस्टम होगा उसके अंदर उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, उसको चैनलाइज किया जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा कि भाई सारे ट्रांजेक्शन वो स्मूथली ईआरपी सिस्टम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ठीक है, और लाइव किस तरीके से वर्कआउट करता है। एंड एट लास्ट जब सब कुछ परफेक्ट होगा हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। लास्ट फेज होगा ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब ऑन गोइंग ऑपरेशनल स्टेट अचीव्ड। यहाँ पे आप समझना कि हमने प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, अब उसको हम टाइम टू टाइम फीडबैक सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह जो आ जाती है तो उसका सॉल्यूशंस वगैरह निकाला जाता है। तो पहले इनिशिएट करेंगे, सारी चीजों को देखेंगे, प्लानिंग एनालिसिस करेंगे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कंफ्यूगर करेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, सिस्टम में डालेंगे। ऑप्टिमाइज करने का मतलब कंट्रोलिंग करेंगे। तो ये आपको 7 फेज याद रखने, 10 मार्क में पूछा जा सकता है। चलिए, इसके अंदर फिर ये मैंने ना पीछे डिटेलिंग में सब कुछ दिया हुआ है, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप खाली ये फेज याद रखना, बहुत हो गया क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास इन सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो ये जो 11 पॉइंट मैंने यहाँ पे दिए ये कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फेज को अच्छे से करना, उसी को आप एक्सप्लेन कर देना। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ईआरपी विथ एक्सटर्नल सिस्टम, कि भाई आपका जो ईआरपी सिस्टम है आप उसको बिजनेस में किस तरीके से इंटीग्रेट करोगे। तो अब इसके अंदर देखो एक कॉमन पॉइंट आएगा बार बार ईआरपी के अंदर, ये पहले वाला पैराग्राफ, ये तो हर क्वेश्चन के अंदर डाल ही देने का। कुछ भी पूछे ईआरपी का यूनिट 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये पहला पैराग्राफ हर क्वेश्चन में आपका कॉपी पेस्ट होना चाहिए। ये वो सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। अभी हमने देखा था अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स। आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, खर्चे कम होंगे, डिसीजंस को अच्छे तरीके से ले पाओगे। ये हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि आपका ईआरपी आपकी सारी कंडीशंस जो बिजनेस की नीड होती है उसको वो फुलफिल नहीं कर पाता। ठीक है, क्यों नहीं कर पाता, तो कुछ कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द सम बिजनेसेस में नीड टू इंटीग्रेट देयर ईआरपी सिस्टम विद एक्सटर्नल सिस्टम। हमारे ईआरपी को हमको दूसरे एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के साथ भी उसको अटैच करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्योंकि खाली कई बार क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि ईआरपी सारी चीजों का सॉल्यूशन कई बार नहीं दे पाता। मुझे लग रहा है तब तक 90% तो देता ही है। 10% सिनारियों में ऐसे होंगे, कुछ पर्टिकुलर बिजनेस ऐसे होंगे जिसमें वो कंप्लीट जो है 100% जो है वो वर्कआउट नहीं करता। तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आप एक ये ईआरपी लेके आ गए, आपके बिजनेस का 80% काम हो रहा है, लेकिन 20% के लिए आपको एक्सटर्नल सिस्टम के साथ इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये आपका इंटरनल सिस्टम, बाहर से कुछ सिस्टम लेके आएंगे इस 20% के लिए, दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे हम। ठीक है, उसमें करना क्या होगा, डेटा जो है सप्लायर एंड कस्टमर के साथ एक्सचेंज करना होता है, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस का काम हो जाता है, और डिसीजन मेकिंग जो है वो हमारी इंप्रूव हो जाती है। फिर यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से ऐसे इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स जो है जो अवेलेबल है जो ईआरपी को इंटीग्रेट करने का काम करेंगे। तो देखो सिर्फ नाम याद रखना, म्यूलसॉफ्ट एनी पॉइंट प्लेटफॉर्म, आईबीएम का ऐप कनेक्ट, ओरेकल का इंटीग्रेशन क्लाउड एंड सैप का क्लाउड इंटीग्रेशन। ये सिर्फ नाम याद रखना, आईबीएम कनेक्ट, ओरेकल, एसएपी, और ऊपर वाला कौन था, मूलसॉफ्ट जिसको कह सकते हैं, मूलेसॉफ्ट जिसे कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है जब मैं अपने कोर सिस्टम को एक एक्सटर्नल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करता हूं, कि भाई सामने वाले की बिजनेस साइज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज क्या क्या है, कौन कौन से सिस्टम्स को मुझे इंटीग्रेट करना है। जैसे समझो कि आपके ईआरपी के अंदर अकाउंट है, एचआर है, सेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये आपका कोर ईआरपी है। अब आपको इसके अंदर सीआरएम नहीं है तो आपको सीआरएम इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपका टैक्सेशन रिलेटेड वहां पे कुछ नहीं है, आपको वो इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा। सो आपको देख लेना कितनी चीजें इंटीग्रेट करनी है, और बजट भी देख लो खर्चा कितना होने वाला है। ठीक है, इतना याद रखना इसके अंदर। उसके बाद सीधा आप नीचे पहुंच जाना, बेनिफिट क्या है इंटीग्रेट करने का एक्सटर्नल सिस्टम के साथ।
देखो वही पॉइंट है जो ऊपर वाली डेफिनेशन में आए थे, उसी को वापस डिटेल में एक्सप्लेन करना है, कुछ नहीं करना है। एफिशिएंसी बढ़ेगी, खर्चा कम होगा, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगा। ठीक है, मैंने अभी बोला था ऊपर जो मैंने आपको पैराग्राफ बताया, उसी पैराग्राफ को ये बार बार है ना, आपको ये पहले नॉर्मल डेफिनेशन पार्ट में लिख लेना है, ये 5 लाइन है आपको, और उसके बाद यही पॉइंट जो है, यही आपके बेनिफिट होंगे इंटीग्रेट करने का एक्सटर्नल सिस्टम के साथ। आई होप सो इट इज क्लियर। नाउ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपका 5 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ईआरपी क्या करता है। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अंडरलाइन किया, एक बार वापस कर देता हूँ। हर एक सिंगल इनपुट डेटा को वो एक आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करता है, रिपोर्ट एंड समराइज बनाता है। क्योंकि ईआरपी के अंदर हर डेटा को तो एंट्री करना पड़ेगा ना अपने, बिना डेटा एंट्री किए, बिना उसमें डेटा डाले रिपोर्ट वगैरह समराइज होगी कहाँ से। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से आलू डालो और वहां से सोना निकल जाए, नहीं, यहाँ से डेटा डालो वहां से रिपोर्ट निकलेगी। बट वो डेटा आपको डालना किस में है, ईआरपी सिस्टम के अंदर डालना है। दैट्स वाई डेटा मैनेजमेंट जो है वो सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है सक्सेसफुल ईआरपी के अंदर। देखो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो ना, डेटा मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जैसे आप वेदांत की क्लास प्लस ऐप यूज करते हो, तो ऐसा थोड़ी कि क्लास प्लस वाला आता है और पूरे अपने वेदांत के अंदर आके सारी चीजें जो है वो इंटीग्रेट कर देता है। ठीक है, जेआईसी में आप जेआईसी की एप्लीकेशन यूज करते हो, तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि वो जेआईसी का रेडीमेड सॉफ्टवेयर है मेरे पास, जिसके अंदर मतलब सब कुछ प्री लोडेड होता है। नहीं, मुझे डेटा एंट्री करनी पड़ती है उसके अंदर। एक टीम बिठानी पड़ती है जो आपके सारे डेटा को डालेगी, आपके फोन नंबर को डालेगी, ईमेल आईडी को डालेगा। उसके बाद वो सारे वीडियोस जो है वो आपके एप्लीकेशन में शो होते हैं। ठीक है, सो इफ वी हैव द डेटा ऑर्गेनाइज एंड प्रॉपर्ली फेड इन ईआरपी, सब कुछ मेरे पास प्रॉपर्ली अरेंज है, तभी आपकी रिपोर्ट सेटिस्फैक्टरी होगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। डेटा ही ना डालू, अच्छा डेटा नहीं डालू, प्रॉपर्ली ना डालू, समराइज वे में ना डालू, तो रिपोर्टिंग होने वाली नहीं है। सो डेटा मैनेजमेंट ईआरपी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कॉन्फ़िगरेशन करना होता है जिसके अंदर, जो ईआरपी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ताकि सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली वर्कआउट कर सके। और अगर डेटा को अच्छे से इंटीग्रेट नहीं किया तो होगा क्या, डेटा इनएक्यूरेट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, कुछ भी एक्सेसिबल नहीं होगा, कुछ भी सिक्योर नहीं होगा। और आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है, मैनेजमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और पैसा भी बहुत जाएगा इसके अंदर। सो डेटा मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। जब हम कंफिगरिंग करते हैं डेटा मैनेजमेंट डीआरपी के अंदर, तो हमको ये चीज भी ध्यान रखनी, टाइप्स ऑफ डेटा कैसा है, बिग डेटा है, स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, कैसा है, वॉल्यूम ऑफ डेटा कितना बड़ा डेटा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा अपडेट्स कितने कितने दिनों में आप अपडेट कर रहे हो, और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं, वो आपको चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, सो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, डेटा मैनेजमेंट, 5 मार्क में पूछा जाएगा। ठीक है, करना क्या है इसके अंदर, तो जितना मैंने अंडरलाइन किया उतना आपको पढ़ लेना है। ठीक है, डेटा इनपुट होगा तभी आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी, सो डेटा अच्छा होना चाहिए। अगर प्रॉपर कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज डेटा नहीं हुआ, तो आपको सेटिस्फैक्टरी रिक्वायरमेंट, मतलब आपकी जो सेटिस्फिकेशन के लिए आपने जो रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट की वो निकलने वाली नहीं है। आप सेटिस्फाइड ही नहीं होंगे। आप बटन दबाओगे, कुछ रिपोर्ट निकलेगी कुछ और आपको कुछ पता नहीं चलेगा। कारण क्या होगा, आपका डेटा इनएक्यूरेट था, इनकंसिस्टेंट था, एक्सेसिबल नहीं था, सिक्योर नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। सो जब भी आप डेटा इंटीग्रेट करो, डेटा का आप सिलेक्शन करो, मैनेजमेंट करो, टाइप्स ऑफ डेटा देख लो, वॉल्यूम देख लो, फ्रीक्वेंसी देख लो, और उसकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट भी देख लो। ठीक है, 5 मार्क में इतना बहुत हो गया, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब बोल रहे हैं कि जब आप ईआरपी आर्किटेक्चर्स इंप्लीमेंट कर रहे होते हो, तब आपको क्या ध्यान रखना होता है, कौन से फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना होता है। नाम याद रखना होता है कि भाई ये फैक्टर्स है, जब हम ईआरपी को सिलेक्ट कर रहे होंगे तो ये सारी चीजें मुझे चेक करनी, स्केलेबिलिटी। ठीक है, स्केलेबिलिटी का मतलब बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं, सिक्योरिटी रिलेटेड पॉइंट्स क्या है, हमारा डेटा चोरी वोरी तो नहीं हो जाएगा, प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, परफॉर्मेंस क्या है उस ईआरपी सिस्टम की। ठीक है, मार्केट से फीडबैक वगैरह लो, रिव्यूज वगैरह चेक करो कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है कि नहीं, इंटीग्रेट करो अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ या फिर एक्सटर्नल सिस्टम के साथ, क्या वो इजीली इंटीग्रेट हो पाएगा, यूजर्स को कितना फायदा है, यूजर्स के लिए वो फ्री क्या बोलते हैं उसको, यूजर के लिए यूजर फ्रेंडली है कि नहीं, इजीली वो उसको एक्सेस कर पाता है कि नहीं। खर्चा भी देख लो भाई, वो ईआरपी कितने में पड़ रहा है आपको। और उसके बाद ईआरपी को इंप्लीमेंट करने के बाद क्या कंपनी मेंटेनेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है, वो भी आपको चेक करना है। क्योंकि आपका बंदा कंपनी पे सिस्टम पे काम कर रहा है, ईआरपी पे, ईआरपी में कोई प्रॉब्लम आ गई, कहाँ जाओगे, किसको कॉल करोगे, कौन सॉल्व करके देगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। सो बैकअप टीम होनी चाहिए। जहां से आपने ईआरपी लिया है, जो ईआरपी आप यूज करें उसी की टीम आपको बैकएंड सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे हम एसएपी में काम करते थे विप्रो में, तो हमारा काम ये भी था कि एसएपी को इंप्लीमेंट करवाना है क्लाइंट को, और क्लाइंट का जब भी कॉल आए, मैसेज आए, मेल आए कि भाई मुझे एसएपी में ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे उसको सपोर्ट करना पड़ता था, उसकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके देना पड़ता था।
सो स्केल चेक करूंगा, सिक्योरिटी चेक करूंगा, परफॉर्मेंस चेक करूंगा, उसका इंटीग्रेशन चेक करूंगा, एंड यूजर की एक्सेसिबिलिटी चेक करूंगा, खर्चा चेक करूंगा, और मेंटेनेंस एंड सपोर्ट भी चेक किया जाएगा। सो यहां पे हो जाता है हमारा खत्म ईआरपी सिस्टम वाला यूनिट 2 जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए यूनिट 3 विच इज जनरल लेजर। बोले सर ये लेजर कहां से आ गया? ये वही लेजर है जो आप बनाते थे, बट इट इज नॉट अ मैन्युअल लेजर, दिस इज द लेजर फॉर ईआरपी सिस्टम। पढ़ेंगे अभी अपने आगे। जनरल लेजर क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके इंपोर्टेंस, उसके रोल क्या है, और ईआरपी जनरल लेजर एंड उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है। 3 क्वेश्चन है, आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। 5 मार्क में पूछे कि 10 मार्क में पूछे, आपको इतना ही करके जाना है। चलो आगे बढ़ते अपने जनरल लेजर की तरफ। पहले तो समझ लो जनरल लेजर क्या है, ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से आपको याद कर लेना है कि भाई ये एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है जो हम लेजर बनाते थे भाई, that complies every financial transaction of a firm to provide accurate entries for financial statement। ये वो रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर आप सब कुछ मेंटेन करते हो ताकि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे तरीके से बन सके। The double entry bookkeeping require the balance sheet to ensure that sum of debit is equal to the credit। General ledger helps to achieve the goal by compiling जनरल एंट्रीज एंड अलाउंगिंग अकाउंटिंग कैलकुलेशन। देखो सिंपल भाषा में बताऊं ना, जनरल लेजर क्या होता है, वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है। एक ही लेजर होता है जनरल लेजर जिसे कहते हैं, जिसमें सारी चीजें आपको लिखनी रहेगी। वही से कंप्यूटर जो होगा, आपका जो सॉफ्टवेयर होगा, वो डेटा उठाएगा और आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है तैयार करके देगा। सो एक डेटाबेस तैयार करना होता है। जब मैं ईआरपी पे काम कर रहा हूँ, ईआरपी ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को नहीं समझेगा। जब आप उसमें डेटा इनपुट करोगे, ठीक है, डेटा एंट्री करोगे उसके अंदर, तो अकाउंट्स रिलेटेड सारी चीजें एक जनरल लेजर में डाली जाएगी। उसमें बाइफरकेशन हो जाएगा कि भाई ये असेट्स है, ये हमारी लाइबिलिटीज है, ये हमारे एक्सपेंसेस है, ये हमारी इनकम्स है, ये हमारी इक्विटीज है। ऐसे बाइफरकेशन करके आपको डेटा अंदर डाल देना है। ये सारी चीजें एक जनरल लेजर के अंदर रिकॉर्ड होती जाएगी, और वही से क्या होगा, आपके बिजनेस की सारी रिपोर्ट्स जनरेट होगी। चलिए ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं क्या है कि जनरल लेजर जो है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट माना जाता है कोई भी ईआरपी सिस्टम के लिए। और ये क्या करता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी। जनरल लेजर बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जनरेट करने के लिए यूज होता है, जिससे आप बैलेंस शीट जनरेट कर सकते हो, पी एंड एल मतलब इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हो, ठीक है, और कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ट्रैक रिकॉर्ड भी आप रख सकते हो। सो बेसिकली अगर आप देखोगे, क्या कहा गया, हाँ ये रहा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है जनरल लेजर का कि इन एन ईआरपी सिस्टम इज टू प्रोवाइड अ सिंगल इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल डेटा। सिंगल वे में, इंटीग्रेटेड वे में सारी चीजें एक ही जगह पे होगी, ठीक है, जनरल लेजर के अंदर। अब जनरल लेजर जब ईआरपी में मिलेगा, तब ईआरपी सिस्टम आपको रिपोर्ट्स जनरेट करके देगा, ठीक है। चलिए अब हमको देखना है कि इसके की ऑब्जेक्टिव क्या है जनरल लेजर के। ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, ये सारे अकाउंट बैलेंसेस को मेंटेन करता है, अप टू डेट मेंटेन करता है कि आपके अकाउंट बैलेंसेस हर एक के अंदर कितने हैं, ठीक है, अकाउंट पेबल कितना है, रिसीवेबल का मेंटेनेंस कितना है, असेट कितना, सब कुछ, इनकम, एक्सपेंस, सारी चीजों के बैलेंसेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आपको एनालिसिस करने में और डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करेगा। आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बताएगा, ऐसे में आया था ये वर्ड अपना, ठीक है, आपको बताएगा कि कितने परसेंट से सेल बढ़ रहा है, ठीक है, आपके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं, तो उसके इंडिकेटर्स बताएगा। इंडिकेटर बेसिकली आपके रेशियोज, कंपैरिजंस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह, ये सारी रिपोर्ट्स आपको जनरेट करके आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस को सपोर्ट करेगा। जो हमारे आईएफआरएस एंड गैप रिलेटेड गाइडलाइंस है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको इंटीग्रेट करेगा और उसको सपोर्ट करेगा। आपका जनरल लेजर मतलब उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बियॉन्ड जाके काम नहीं करेगा। जनरल लेजर हमेशा गैप एंड आईएफआरएस के इक्विवेलेंट मतलब उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को सपोर्ट करने वाला काम करेगा। चलिए एक्यूरेसी बताता है, डेटा इंटीग्रेटिविटी, सारा डेटा अच्छे तरीके से वो इंटीग्रेट करके रखता है, एक्यूरेट होता है, एरर होने के चांसेस नहीं होते। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि पास्ट के अंदर असेट्स कितने में खरीदी थी, लास्ट टाइम क्या हुआ था, ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर में आपको फोरकास्टिंग कैसे करनी है, बजट कैसे बनाना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे करनी है। तो आपके पुराने डेटा को बेस में लेते हुए वो आपको फ्यूचर रिलेटेड डेटा का एक प्रीव्यू जो है वो आपको प्रेजेंट करता है।
इंटीग्रेट करेगा आपके बाकी मॉड्यूल्स के साथ, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी मॉड्यूल्स है, जितने भी सिस्टम्स हैं, उन सबके साथ ये जनरल लेजर इंटीग्रेट हो जाएगा और उसके हिसाब से काम करेगा। एनेबल करता है ऑडिटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल को। जनरल लेजर जो है वो ऑडिटिंग प्रोसेसेस वगैरह जितनी भी होती है उसमें भी वो सपोर्ट करता है। आपकी कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें भी आपको जनरल लेजर का जो डेटा है वो आपको हेल्पफुल होता है। सो 8 पॉइंट याद रखने हैं आपको जनरल लेजर के ऑब्जेक्टिव्स में, कि रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, अकाउंट बैलेंस को मेंटेन करता है, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सपोर्ट करता है, फिर एक्यूरेसी एंड डेटा इंटीग्रिटी होती है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा से हमको फोरकास्टिंग करने में हेल्प करता है, अदर मॉड्यूल के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है जनरल लेजर। फुल इंपोर्टेंस क्या है जनरल लेजर का, तो ये देखो कॉमन पॉइंट है जो बार बार आएगा, आगे भी आया था, ईआरपी में भी ऐसा था, इसमें भी देखो ऐसा है कि क्रिटिकल कंपोनेंट है ईआरपी का, जो आपके बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस, इनकम, एक्सपेंस, असेट एंड लायबिलिटीज को इंटीग्रेट करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जनरेट करके देगा, बैलेंस शीट, इनकम, कैश फ्लो को, और आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा। कॉमन पॉइंट हर एक जनरल लेजर के टॉपिक में आपको डाल देना है। की बेनिफिट क्या है, देखो ये वही है जो हमने आगे पढ़े थे, क्लाउड अकाउंटिंग वाले ही है, सारे के सारे डाल देना वो के वही, ज्यादा कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। इंप्रूव्ड डेटा एक्यूरेसी, आपका डेटा एक्यूरेट होगा, विजिबिलिटी एनाउंस होगी, इजीली आप अपने सारे फाइनेंशियल डेटा को जो है प्रोड्यूस कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, रिस्क नहीं है एरर्स का, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम होता है अल्गोरिथम के साथ, सो रिकंसिलेशन हो जाता है सारी चीजों का, तो एरर होने के चांसेस कम है, एंड कंप्लायंस को इंप्रूव करता है, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट को उसके साथ वो मैच करता है। फिर यहाँ पे लिखा है कि कुछ नो स्टेटिस्टिकल इंपोर्टेंस है जनरल लेजर के, ये सिर्फ नाम याद रखना, ये आपको 25% बिजनेस प्रॉफिटेबल कर देता है अगर आप जनरल लेजर ईआरपी के साथ इंटीग्रेट कर देते हो तो, 30% मोर लाइकली टू बी कंप्लायंस विद फाइनेंशियल रेगुलेशन, 30% ज्यादा आपको फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करने में हेल्प करता है, 40% मोर लाइकली टू हैव एक्यूरेट फाइनेंशियल डेटा, 40% ज्यादा अच्छे तरीके से आपको ये डेटा प्रेजेंट करेगा, 25% प्रॉफिटेबल, 30% फाइनेंशियल रेगुलेशन, 40% एक्यूरेट फाइनेंशियल डेटा। चलिए अब अगला टॉपिक आता है ईआरपी, जनरल लेजर एंड सस्टेनेबिलिटी विद द इंक्रीजिंग इंपोर्टेंस ऑफ ईएसजी। ईएसजी भी आपके है ना फाइनल के अंदर आएगा कॉस्ट ऑडिट में, जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ये चीज। इकोनॉमिक, सोशल एंड गवर्नेंस ऑडिट जिसे कहा जाता है, ईएसजी ऑडिट पढ़ेंगे। अब ये ईएसजी होता क्या है और ईआरपी का इससे क्या लेना देना है। देखो एनवायरमेंटल जो है ना, एनवायरमेंट बहुत काम का होता है, एनवायरमेंट बिजनेस को बहुत बड़ा अफेक्ट करता है। सो अभी ऐसी गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बना दी है कि आपको एनवायरमेंट रिलेटेड जो चीजें हैं, इकोनॉमिकल, सोशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड चीजों का आपको सारा अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अभी हम अकाउंट पढ़ रहे तो मैं आपको अकाउंट के एंगल से बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की वो तो करनी है, अपार्ट फ्रॉम दैट एनवायरमेंट रिलेटेड जो फैक्टर्स है उसका भी अकाउंटिंग करना पड़ता है। ईआरपी सिस्टम आपको हेल्प करता है ईएसजी के अकाउंटिंग के लिए, ईएसजी के डेटा को मेंटेन करने के लिए, ईएसजी रिलेटेड गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को कंप्लाई करने के लिए आपका ईआरपी सिस्टम आपको हेल्प करता है। गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया बनाए हुए कि जिन कंपनियों का टर्नओवर इससे ऊपर है उनको मैंडेटरी ईएसजी अकाउंटिंग, डेटा मैनेजमेंट एंड ऑडिट करवाना होता है। सो हम देखते हैं ईआरपी इसमें कैसे हेल्पफुल होता है। सस्टेनेबल कॉस्टिंग है, ये आपको मेथोडोलॉजीज वगैरह बताता है ईआरपी, जिससे आप अपने एनवायरमेंट रिलेटेड जो अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग है, जो डेटा आपको मैनेज करना होता है वो आप इजीली कर सकते हो। जैसे एबीसी कॉस्टिंग वगैरह जो है वो ईआरपी सिस्टम यूज करता है कि आपके रिसोर्सेज का आपने कितना कंजम्पशन किया और उसका एनवायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट हुआ। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में हेल्प करता है, खर्चा कितना आया, एनर्जी कंजम्पशन कितना, वेस्ट मैनेजमेंट में आप क्या कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस वगैरह जो है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो। सो ये एनवायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना एंड रिपोर्ट करने में आपको ईआरपी हेल्प करता है। कार्बन फुटप्रिंट अकाउंटिंग, कार्बन फुटप्रिंट अकाउंटिंग का मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशंस होता है उस एक्टिविटी को आप कैसे मेजर कर रहे हो, कैसे रिपोर्ट करते हो। देखो बहुत सिंपली बताता हूँ ये कार्बन फुटप्रिंट वगैरह क्या होता है, कि जैसे मेरी कंपनी है ए, मुझे गवर्नमेंट ने 10 कार्बन क्रेडिट पॉइंट दिए हुए कि भाई मैं इतना कार्बन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। एक बी नाम की कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ने फॉर एग्जाम्पल 8 पॉइंट दिए हुए हैं। अब हुआ क्या, ए नाम की कंपनी ने सिर्फ 6 ही पॉइंट यूज किए, बोले इससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है इस साल में। अब
बी नाम की कंपनी को चाहिए फॉर एग्जाम्पल 11 पॉइंट, बट उसको तो एक्सेस कितना दिया हुआ है गवर्नमेंट ने 8, उसको पढ़ रहे 3 कम, यहाँ पे बच गए 4। ये क्या करेगा, अपने क्रेडिट पॉइंट बी को ट्रांसफर कर सकता है विथ कॉस्ट, विथ अमाउंट, वो उसको बेच देगा। ठीक है, सो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा वो आपको ईआरपी सिस्टम करके देता है। सोशल अकाउंटिंग, ये आपको एम्प्लॉयज के वेलफेयर, कम्युनिटी एंगेजमेंट, ह्यूमन राइट्स वगैरह क्या है, ठीक है, उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उसको मॉनिटर करना, उसके ऊपर फोकस करना, ये भी आपको ईआरपी करके देगा। लाइफ साइकिल असेसमेंट, आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, उसका एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो सारी चीजें भी आपको ईआरपी करके देगा। सो ईआरपी जब ईएसजी के अंदर आएगा तो क्या ध्यान रखना है, सस्टेनेबल कॉस्टिंग प्रोवाइड करेगा, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगा, कार्बन फुटप्रिंट अकाउंटिंग में हेल्प करेगा, सोशल अकाउंटिंग में हेल्प करेगा, लाइफ साइकिल एसेसमेंट में वो आपको हेल्प करेगा। चलिए, ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 3। तो कौन कौन से क्वेश्चंस में याद रखने, एक बार इंडेक्स में बता देता हूं। ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल लेजर, इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ जनरल लेजर, एंड ईआरपी जनरल लेजर एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब ईएसजी के अंदर ईआरपी का क्या योगदान है। चलिए, अब बचा हमारा लास्ट यूनिट, उसके बाद ये अपने कंप्लीट करेंगे। और लास्ट यूनिट तो बहुत इजी, आप तो इसमें अच्छा अच्छा लिख के आ सकते हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपने बहुत पढ़ लिया वर्किंग कैपिटल में, ठीक है, एफएम के अंदर वगैरह। उसके अलावा ईबीक्यू वगैरह वाले टॉपिक्स में भी आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा है। थोड़ा उसको ईआरपी के एंगल से समझेंगे कि इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाता है सॉफ्टवेयर्स के थ्रू वगैरह। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन से टूल है जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ईआरपी में यूज होते हैं। दूसरा, कौन से चैलेंजेस है जो ईआरपी को इंप्लीमेंट करने में आएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एंगल से। क्या प्रोसेस है जब हम ईआरपी को इंप्लीमेंट करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। 3 क्वेश्चन याद करने आपको, उससे ज्यादा नहीं करने। चलिए बढ़ते हैं आगे। ERP emerged as a fundamental tool for managing business operation and effective inventory management एंड ऑप्टिमाइज करेगा आपके सप्लाई चेन ऑपरेशंस को, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स की चीजों को, ठीक है, और राइट आइटम इन स्टॉक एट द राइट टाइम इन ऑर्डर टू मीट द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। जब ईआरपी आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मिलेगा ना, तो आपके पास स्टॉक इनफ क्वांटिटी में होगा, आपके सारे लेवल्स मेंटेन होंगे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को आप टाइम पे मीट कर पाओगे अगर ईआरपी है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। तो कौन से टूल्स अवेलेबल है वो देखते हैं अपने डायरेक्टली। तो सबसे पहले टूल का नाम याद रखना है आपको, एबीसी एनालिसिस। दिस इज नॉट योर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, दिस इज ऑलवेज बेटर कंट्रोल सिस्टम। ये आपने पढ़ा होगा थ्योरी के अंदर एफएम में, एक वाइडली यूज टेक्निक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, जिसमें आप अपने स्टॉक को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हो, ए, बी और सी। ठीक है, नाम क्या है एबीसी का, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। अब ध्यान रखना, ग्रुप ए में कौन सी आइटम्स डाली जाएगी स्टॉक की, हाई वैल्यू आइटम्स। ठीक है, ध्यान रखना, हाई वैल्यू आइटम्स बहुत महंगी वाली चीजें। मीडियम वाली जाएगी बी में और लो वाली जाएगी आपके सी में। सिर्फ इतना याद रखना है, ग्रुप ए में हाई वैल्यू, ग्रुप बी में मीडियम, ग्रुप सी में लो वैल्यू। अब बेसिकली प्रैक्टिकल तो नहीं पूछा जाता, बट अगर पूछा गया तो ये तो फ्री फोगट के 10 मार्क है आपके। ठीक है, देखो ए बी सी डी ये मेरी सब इन्वेंट्री के नाम है, और यहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू दी हुई है। मुझे इस वैल्यू को 3 पार्ट में कन्वर्ट कर देना है, ए में कौन जाएगा, बी में कौन जाएगा, सी में कौन जाएगा। ये कैटेगरी है ए, बी और सी। और हमने अभी देखा था हाई वैल्यू जाएगी ए में, मीडियम वाली जाएंगे बी में, और जो लो वाले बचे होंगे वो कहाँ जाएंगे, सी में। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। हाई वैल्यू में सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा ए वाला, जिसकी वैल्यू थी 5 लाख। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना कि ए नाम का जो स्टॉक था उसको ए में ही डाल दिया। फिर हमने देखा एक 3 लाख का पड़ा है और एक 1 लाख का पड़ा है, बी और सी नाम का स्टॉक, उसको हम डाल रहे हैं कैटेगरी बी में। और बाकी जितने भी पड़े हैं सस्ते सस्ते हजारों वाले, डी, ई, एफ, जी, एच, उसको डाल देते हैं हम कैटेगरी सी में। बस आपको ऐसा लिख लेना है, ए में ये आएगा, बी में ये आएगा, सी में ये आएगा, दैट्स इट। 10 मार्क पूरे आपके। अगर एबीसी पूछा तो आपको सेल्स वैल्यू के हिसाब से, अच्छा एक आध अमाउंट इधर उधर हो जाएगी, जैसे आपको ऐसा लगा कि नहीं सर हमको तो ऐसा लग रहा है ये दोनों ही हाई वैल्यू है, डाल दो इसको ए में, कौन ना बोल रहा है। सर ये दो हमको मॉडरेट लग रहे हैं, डाल दो इसको बी में। सर ये सब सस्ते वाले लग रहे हैं, डाल दो सी कैटेगरी में, ये भी अलाउड है। ठीक है,
अच्छा, अगर ये क्वेश्चन ऐसा ना पूछे तो एबीसी को जब आप समझाओगे, एबीसी 3 ग्रुप लिख के एक डमी एग्जाम्पल बनाना 5-10 स्टॉक का और डाल देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आपका टूल है वो है जस्ट इन टाइम एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, इस सेकंड के अंदर ही इन्होंने 2 पॉइंट कवर कर दिए, जेआईटी एंड एमआरपी। ये भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा टूल है। जेआईटी एंड एमआरपी दो स्ट्रेटजी जो है इन्वेंट्री कंट्रोल की, वो ईआरपी सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है उसको। जेआईटी है क्या, हमने पढ़ा था ओएम के अंदर कि इन्वेंटरी के जो लेवल्स को मिनिमाइज करने का काम करता है। ठीक है, बाय रिसीविंग एंड प्रोड्यूसिंग आइटम इन जस्ट इन टाइम, सारी चीजें जो होगी जस्ट इन टाइम होगी। इसका फोकस होता है वेस्ट को रिड्यूस करना, एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, इन्वेंट्री लेवल्स को मेंटेन करना, और जेआईटी को रियल टाइम विजिबिलिटी इनटू डिमांड एंड प्रोडक्शन शेड्यूल्स एंड सप्लाई लीड टाइम के साथ इंटीग्रेट करना, ये ईआरपी का काम है। सो ईआरपी क्या करेगा ना, आपके जेआईटी के सिस्टम को, टूल्स को यूज करेगा ताकि आपके पास इन्वेंट्री लेवल्स मिनिमम हो, जस्ट इन टाइम में आप उसको यूज कर सको, आपके वेस्टेज रिड्यूस करके देगा, एफिशिएंसी इंप्रूव करके देगा, इन्वेंट्री के लेवल को मेंटेन करवा के देगा, रियल टाइम विजिबिलिटी बताएगा हर एक चीज की, प्रोडक्शन शेड्यूल क्या है, सप्लायर का लीड टाइम क्या है, मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम, जो भी उसके रिलेटेड के पॉइंट्स होंगे वो सारी चीजें ईआरपी आपको प्रोवाइड करेगा। सो दो टूल याद रखने, एक तो एबीसी ऑलवेज बेटर कंट्रोल, एबीसी 3 कैटेगरी में, ए मतलब हाई, बी मतलब मॉडरेट, सी मतलब लो वैल्यू के जो स्टॉक है उसके हिसाब से बाइफरकेट करता है। दूसरा टूल है जेआईटी एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। चलिए, क्या क्या चैलेंजेस है जब आप ईआरपी इंप्लीमेंट करते हो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, जब आप ईआरपी लेके आते हो अपने इन्वेंट्री के अंदर, तो पहला आता है कॉस्ट एंड बजटिंग। बोले खर्चा बहुत है, कॉम्प्लेक्स भी है, इतना इजीली आप उसको बिजनेस रिक्वायरमेंट को उसके अंदर डाल नहीं पाओगे, बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। बिजनेस प्रोसेस अलाइनमेंट, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को आप जब बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ आप इंप्लीमेंट करोगे तो इतना इजीली होगा नहीं, आपको बहुत सारी चीजें स्टॉप करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, डेटा माइग्रेशन एंड इंटीग्रेशन, ये प्रॉब्लम भी आएगी क्योंकि आपका इतना सारा डेटा ईआरपी सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करना कॉम्प्लेक्स काम है, बहुत टाइम लगेगा उसके अंदर। मैनेजमेंट चेंज एंड यूजर एडॉप्शन, ईआरपी आप इंप्लीमेंट तो कर देते हो लेकिन आपके एम्प्लॉय रेजिस्ट करते हैं कि नहीं नहीं हम तो इसको नहीं लेके आएंगे, हमको तो मैन्युअली चाहिए, तो वो रेजिस्टेंस के साथ कैसे डील करोगे आप। टाइम जाएगा, रिसोर्सेज भी जाएंगे साथ में। ठीक है, तो क्योंकि डेडिकेटेड टाइम चाहिए, एसएपी को इंस्टॉल करने के लिए 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है प्रोजेक्ट तैयार करने में। वेंडर सिलेक्शन, कौन सा ईआरपी लूं, कौन सी कंपनी का लूं, कौन मुझे अच्छी सर्विस देगा, वो राइट सिलेक्शन नहीं किया ना तो भारी पड़ जाएगा। कौन सा ईआरपी वेंडर जो है वो डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में टॉप है, जिसका डेटा लीक नहीं होता, जिसकी सर्विसेज अच्छी है, ये सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी। तो 8 पॉइंट आपको याद रखने, कौन कौन से चैलेंजेस है। कॉस्ट का चैलेंज ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स बहुत होगा। बिजनेस प्रोसेस को अलाइन करेगा, इंटीग्रेट करने का काम। क्या डेटा माइग्रेशन एंड इंटीग्रेशन उसमें इजीली हो पा रहा है कि नहीं, बिकॉज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपके ईआरपी को इंप्लीमेंट करने के बाद आपका मैनेजमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये आपके लिए चैलेंज है। टाइम जाएगा, रिसोर्सेज जाएंगे। वेंडर का सिलेक्शन मतलब कौन सी कंपनी का ईआरपी लू वो भी चेक करना है। डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को भी आपको चेक करना है कि भाई जो कंपनी का ईआरपी वगैरह यूज कर रहा हूँ वो सब कुछ परफेक्टली मेरे डेटे को स्टोर करके तो रख रहा है, डेटा को प्राइवेसी वगैरह मेंटेन करके देगा कि नहीं देगा। ये सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। कंपनी प्रोडक्ट बेचते वक्त सब हाँ बोलते हैं हमारे ईआरपी में ये होगा वो होगा फलाना होगा, लेकिन जब उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है और उसके बाद कई सारी चीजें नहीं होती ना, तब प्रॉब्लम खड़ी होती है। कैसे आप ईआरपी को इन्वेंटरी मैनेजमेंट में इंप्लीमेंट करोगे, पहले तो मैं प्लान करूंगा कि भाई सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अब मेरे इन्वेंटरी मैनेजमेंट रिलेटेड जो चैलेंजेस है वो सारे इसमें फुलफिल हो रहे कि नहीं हो रहे, तो प्लानिंग फेज आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वेंडर सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, जो ये सारी फीचर्स वगैरह सॉफ्टवेयर्स वगैरह ईआरपी रिलेटेड जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट के हैं, वो सारी चीजों को अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रहा हो। डेटा को माइग्रेट में इजीली कर पाऊं उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी डेटा को माइग्रेट करना पड़ेगा ईआरपी के अंदर। अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करना पड़ेगा कि बॉस न्यू सिस्टम आ चुका है, मैन्युअल से अब आपको एसएपी पे काम करना है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, डेमोस वगैरह देने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच से समझाना पड़ेगा। टेस्टिंग करेंगे, ईआरपी को लाइव लेके आएंगे कि देखो अब ईआरपी इंप्लीमेंट हो चुका है, आप लोग ट्राई करो, इसमें ऑर्डर वगैरह जनरेट करो, जैसे टैली सॉफ्टवेयर यूज करते थे नहीं, डमी एंट्रिया डाल डाल के देखते हैं कि कैसे रिजल्ट आएगा, रेशियो कैसे आएंगे, बैलेंस शीट कैसे बनती है।
तो वो आपको यहाँ पे टेस्टिंग कर लेना है। फिर आप जाओगे गो लाइव। टेस्टिंग वाला फेज खत्म हो गया, एम्प्लॉइज ने चेक कर लिया, जैसे एप्पल वाला करता है, आईफोन को पहले टेस्टिंग करता है, 100-200 लोगों को यूज करने के लिए देता है, जब सब कुछ परफेक्ट हो जाता है तब वो उसको लेके आता है। इन द सेम मैनर में हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो ईआरपी सिस्टम होगा उसको गो लाइव लेके आएंगे, लेकिन पहले टेस्टिंग कर लेंगे और उसके बाद चेक करेंगे भाई सपोर्ट एंड मेंटेनेंस कैसा है। ठीक है, बग्स वगैरह जो आ गए, प्रॉब्लम्स वगैरह आ गई, कोई एरर आ गया, कोई हैक हो गया, कोई भी इश्यू आ गया, तो हमारे पास बैकअप सपोर्ट होना चाहिए, तभी तो हमारी प्रॉब्लम इमीडिएटली क्या हो पाएगी, सॉल्व हो पाएगी। सो दैट्स इट फ्रॉम द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एक बार क्विकली देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। तो याद रखना है, इन ईआरपी जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए एक फंडामेंटल टूल है, जिसमें आप अच्छे तरीके से इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो, अपनी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, राइट टाइम पे आपका माल आपके गोडाउन में होगा, राइट टाइम पे आप अपने कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल कर पाओगे। सो इन शॉर्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ईआरपी जब मिलते हैं, मतलब ईआरपी में जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है तो हमें ऑर्गेनाइजेशनल को सक्सेस मिलती है। फिर देखा था कौन से टूल है, तो दो टूल याद रखने, एबीसी ऑलवेज बेटर कंट्रोल, JIT एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अच्छा, जब एबीसी को एक्सप्लेन करो तो ऐसा एक डम्मी एग्जांपल डाल देना आप, ठीक है, तो आधा पेज तो इसमें भर जाएगा आपका। फिर क्या क्या चैलेंजेस आएंगे ईआरपी को इंप्लीमेंट करते वक्त, वो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। और जब मैं ईआरपी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इंप्लीमेंट करूंगा तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, प्लान करूंगा, वेंडर का सिलेक्शन करूंगा, डेटा को माइग्रेट करूंगा, लोगों को सिखाऊंगा, टेस्टिंग करूंगा, फिर उस सिस्टम को लाइव लेके आऊंगा और ऑनगोइंग सपोर्ट एंड मेंटेनेंस चीजें चेक करूंगा। क्लियर? आई होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। सो अगेन माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, फोकस ऑन योर सीएमए इंटर एग्जामिनेशन। ठीक है, बीकॉम बीकॉम ये सारी फालतू चीजें मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपको डेटा देता रहूंगा, आईएमपी वाईएमपी प्रोवाइड करता रहूंगा, उतना ही कीजिए, उतना ही देखिए, उतना ही लिखिए। लिखने में तो क्या है, कुछ भी पूछे आपको लिख के आना है, पेपर खाली नहीं छोड़ना है। 2 घंटे का पेपर है, ट्राई कीजिए 1.5 घंटे में आप कंप्लीट करके निकल जाओ अपने टाइम पे, और अपने रिवीजन शेड्यूल जो भी आपका चल रहा है उसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम से पहले मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो आप मुझे बता देना। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।